तो अब हम आज शुरू कर रहे हैं मौर्य प्रशासन। तो आपको पता है सबसे बढ़िया बात कि मौर्य प्रशासन और गुप्त काल ये दो अच्छे शासनकाल रहे हैं। मौर्य प्रशासन और गुप्त काल दोनों से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मौर्य प्रशासन। तो आपको पता है इसमें मौर्य प्रशासन में बहुत शानदार पहला टॉपिक है केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन, तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में समझना है कि मौर्य प्रशासन। आपको पता है मौर्य प्रशासन में कुछ मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ कि मौर्य प्रशासन की क्या थी। तो केंद्रीय प्रशासन से संबंधित ये है कि मौर्य काल में जो आपको पता है मौर्य काल नहीं होता तो आपको पता है भारत में नौकरशाही का वर्चस्व नहीं होता। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन में यह आएगा कि मौर्य काल में विस्तृत नौकरशाही का विस्तार हुआ था, विस्तृत नौकरशाही आई थी। पहला क्वेश्चन ये बनता है परीक्षा में बहुत शानदार। जैसे मान लो मैं आप तो ये पहले हो जाएगा केंद्रीय शासन में मौर्य काल में विस्तृत नौकरशाही मौर्य काल की देन थी। उसके बाद में एक प्रश्न और बनता है जो पीछे अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया था कि कौन से काल में वल्य कुएं। तो आपको पता है रिंग वेल जो होते थे मौर्य काल की सबसे दूसरी मोस्ट विशेषता थी कि जो रिंग वेल थे, जो वल्य कुओं की जो प्रमुख विशेषता थी वो कौन से काल की थी? मौर्य काल की। उसके बाद में एक और प्रश्न शानदार है, यदि आप अच्छी शानदार बुक पढ़ते हो जैसे रोमिला थापर की या सौरभ चौबे की, तो उसमें एक बढ़िया शानदार मौर्य काल के मौर्य काल को साहित्य का सर्जन काल कहा जाता है। मौर्य काल को क्या कहते हैं? साहित्य का सर्जन काल। उसके बाद में देखो प्रश्न आता है कि केंद्रीय शासन। तो आपको पता है मौर्य काल में जो केंद्रीय शासन का जो प्रमुख होता था वो सबसे पहला कौन होता था? राजा होता था। तो आपको पता है केंद्रीय प्रशासन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया था कि राजा ही सम्राट कह दो या राजा कह दो कि मौर्य काल में सत्ता का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? राजा। राजा अपने आप में सर्वोच्च होता था, सारी शक्तियां उसके हाथ में होती थी। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि मौर्य काल में एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो पहला जो अधिकरण था उस पहले अधिकरण में कहा गया था कि राज्य रूपी जो रथ है वो एक पहिए से नहीं चलाया जा सकता। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में यह कहा था कि राज्य रूपी जो रथ है वो एक पहिए से नहीं चलाया जा सकता। उसके बाद में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहले अधिकरण में यह भी कहा गया तो प्रजा सुखी तो राजा सुखी, प्रजा सुखी तो राजा सुखी, और प्रजा कल्याणकारी है तो राजा भी कल्याणकारी होगा। तो इस तरह से कोटेशन उसमें राजा को सारी शक्तियां देगी और राजा ही सर्वोच्च होता था, राजा के पास सारी क्या होती थी? शक्तियां होती थी। उसके बाद में प्रश्न आता है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में और भी बढ़िया प्रश्न बनते हैं कि राजा। उसके बाद में केंद्रीय शासन व्यवस्था में ये भी कह सकते हैं कि केंद्र में जितने भी मंत्री, अब जैसे मैं बात करूं एक बढ़िया उदाहरण के रूप में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुरोहित शब्द का उल्लेख किया गया था। पुरोहित शब्द का क्या किया गया था? उल्लेख। लेकिन अशोक के समय में पुरोहित शब्द का महत्वपूर्ण स्थान नहीं था, अभिलेखों में कोई पुरोहित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय शासन में क्यों नहीं किया गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुरोहित शब्द कुछ बड़ा अधिकारी होता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अशोक के समय में पुरोहित शब्द नहीं होता था, वहाँ पुरोहित शब्द की जगह देवना प्रिय दर्शनी होता था क्योंकि वो लक्ष्मी देवी का प्रतीक माना जाता था। तो इस तरह से उन्होंने केंद्रीय शासन व्यवस्था को उन्होंने बताया कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में जितने भी आपको पता है राजा सर्वशक्ति होती, मंत्री, जैसे मैं यदि इसका एग्जाम्पल दूं मंत्रीगण, तो आपको पता है मंत्रीगण जो होता था कि इनके मंत्रियों की संख्या मंत्री परिषद 4 या 5 मंत्री हो सकते थे। और यदि मैं इसको आपको बताऊं तो एक पतंजलि थे, पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की परिषद का क्या मिलता है? राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, परिषद का उल्लेख मिलता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मतलब इस परिषद का भी उल्लेख किया गया था, लेकिन मेगस्थनीज ने इस परिषद का क्या नहीं किया? उल्लेख नहीं किया। तो और उसके बारे में कह सकते हैं कि केंद्रीय शासन व्यवस्था में, और यदि मैं बताऊं कि केंद्रीय शासन व्यवस्था को उन्होंने उसके समय में आपको पता है 18 जो तीर्थ होते थे। आगे इसको मैं यदि समझाऊं, केंद्रीय शासन व्यवस्था में मंत्रीगण, मंत्री परिषद होते थे, या उस समय में मंत्री को क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद को परिषा कहा जाता था। कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? परिषा। और इस परिषद में उस सदस्य को जांच करने के लिए, चरित्र को जांचने के लिए, उनको बिहेवियर को जानने के लिए, उनके व्यवहार को जानने के लिए एक परिषद नाम की मंत्री परिषद होती थी। इस परिषद के अधिकारी होता था उपदा।
ये उपदा ऐसा अधिकारी होता था, उपदा जो इसके अधिकारियों को जांच करने के, अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, एक मंत्री परिषद होती थी, उस मंत्री परिषद को परीक्षा, और परीक्षा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, उपदा। ये उपदा परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की जांच की जाती थी, परखा जाता था। तो पंजलि की महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का क्या किया गया था, उल्लेख। अब इसमें यदि क्वेश्चन और पढ़े केंद्रीय शासन में, तो आपको पता है उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य पहला चक्रवर्ती राजा था, पहला मौर्य सम्राट था, पहला राष्ट्रीय शासक था भारत का, और उसी समय में उन्होंने चक्रवर्ती शब्द का जो सर्वप्रथम, यदि मैं बात करूं चक्रवर्ती शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किया गया था। और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी वो लोक कल्याणकारी राजनीति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद में देखो यहाँ प्रश्न ये केंद्रीय शासन में प्रश्न बनता है, बहुत शानदार क्वेश्चन। केंद्रीय शासन में प्रश्न ये बनता है कि केंद्रीय शासन में 18 कौटिल्य की, मैं बढ़िया बताऊं क्वेश्चन, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। और इन तीर्थों को, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया था। इन तीर्थों को महामात्य भी कहा जाता था। इन तीर्थों को महामात्य कहा जाता था, महामात्य कहा जाता था। अब देखो ध्यान में रखना है, कहा जाता था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया था, इन तीर्थों को महामात्य कहा जाता था। अब आपको ध्यान में रखना है कि इन तीर्थों में 2-3 पद बड़े होते थे, जैसे मैं बात करूं मंत्री और पुरोहित, ये पद बड़े होते थे। ये कौटिल्य के पास दोनों पद थे। हम कहेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य था तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य मंत्री और पुरोहित पद दोनों को, कौटिल्य के पास मंत्री और पुरोहित दोनों पद अधीन थे, उन पदों का वो मतलब अपने आप में वो रखता था। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मंत्री और पुरोहित 18 तीर्थों में सबसे बड़ा जो पद था वो मंत्री और पुरोहित का था। अब आपको लगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। इन तीर्थों को महामात्य के नाम से क्या किया था, जाना जाता था। अब उसके बाद में आपको इन 18 तीर्थों के बारे में जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है, और आता क्या है देखो, तो हम कहेंगे 18 तीर्थों में आपको मोस्टली परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बता दिया, पहला ये मंत्री होते थे, और 2 नंबर पुरोहित, ये सबसे बड़े तो होते थे, इनको तीर्थ नाम से जाना जाता था, मंत्री पुरोहित। और यदि मैं बात करूं तो देखो मंत्री पुरोहित युवराज होता था, या सेनापति। ये 18 तीर्थों में मैं थोड़ा आपको बताऊं, मंत्री पुरोहित ये तो सबसे बड़े मंत्री होते थे और इनको तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ये कौटिल्य के पास ये दोनों पद थे, कौटिल्य के अधीन थे ये पद, कौटिल्य के पास थे चंद्रगुप्त। और सेनापति तो मैंने आपको पीछे कह दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य पुरोहित शब्द का उल्लेख करता है, लेकिन अशोक के अभिलेखों में पुरोहित शब्द का क्या नहीं था, उल्लेख नहीं था। सेनापति ये युद्ध और सेना का क्या होता था, हम कह सकते हैं कि युद्ध एवं सेना का मंत्री होता था, ये सेना का क्या होता था, मंत्री होता था। बात करें युवराज की, तो राजा का उत्तराधिकारी जो होता था, राजा का जो पुत्र होता था या राजा का जो उत्तराधिकारी होता था, उसको क्या कहा जाता था, युवराज कहा जाता था। तो हम लिख देंगे कि युवराज, आगे डैश लगाएंगे कि युवराज है वो राजा का उत्तराधिकारी होता था, राजा का पुत्र होता था बड़ा, उसको युवराज के नाम से, राजा का उत्तराधिकारी जो होता था उसको युवराज के नाम से जाना जाता था। इस तरह से और भी पद आते थे, तो आपको ध्यान में रखना है। आप जैसे मान लो युवराज आ गया तो आपको क्या करोगे, युवराज राजा का उत्तराधिकारी हो जाएगा, या राजा का बड़ा पुत्र जो होता था वो युवराज कहलाता था। और भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, देखो जैसे पद आ गया तीर्थ, नागरिक, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो नागरिक का मतलब क्या होता है, नगर का प्रमुख अधिकारी, नगर का प्रमुख अधिकारी। ये नगर का प्रमुख क्या होता था, अधिकारी होता था। तो आपसे सीधा उठाएगा नागरिक का अर्थ क्या होता था, तो नगर का प्रमुख क्या होता था, अधिकारी होता था। उसके बाद में और भी प्रश्न आते हैं, नायक आ गया, जैसे बहुत शानदार क्वेश्चन है नायक। तो आपको पूछेंगे कि इन 18 तीर्थों में सीधा उठाएगा कि मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन में नायक का शाब्दिक अर्थ क्या होता था। तो यहाँ पर नायक का मतलब होता था सेना का संचालक, सेना का संचालक। तो सेना का जो संचालक होता था वो क्या कहलाता था, नायक। और भी यहाँ पर जैसे
शब्दावली आ जाएगी, जैसे प्रतिष्ठा आ गई, बहुत शानदार टॉपिक है प्रतिष्ठा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, बस 4 पद दे देंगे, वो 4 पद देंगे, वो प्रश्न सुमेलित का या कौन सा गलत कौन सा सही। तो प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता था, हम यहाँ लिख देंगे फौजदारी न्यायालय का, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, फौजदारी न्यायालय। यदि यहाँ पर या तो ऐसे आएगा तो हम प्रतिष्ठा के फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, यदि यहाँ ऐसे नहीं आते हैं तो यहाँ आपको पता है फौजदारी को क्या कहा जाता था, कंटक शोधन। मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे। तो आपको पता है प्रतिष्ठा का मतलब होता है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, या तो ये दिएगा, यदि ये नहीं देगा आपको सीधा उठाएगा कंटक शोधन क्या है, तो आप लिखोगे मौर्य काल में कंटक शोधन एक न्यायालय होता था। तो मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, एक कंटक शोधन, एक धर्मस्थय। कंटक शोधन फौजदारी होता था और धर्मस्थय जो होता था वो कौन सा होता था, दीवानी। तो हम कहेंगे प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय के क्या होता था, न्यायाधीश, जिसको कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में और भी आ जाए आपको, जैसे व्यावहारिक, तो यहाँ भी आ जाएगा देखो। तो व्यावहारिक का मतलब ये हो जाएगा, व्यावहारिक का मतलब कंटक शोधन यहाँ आ गया तो यहाँ आ जाएगा धर्म स्थायी न्यायालय, धर्म स्थायी न्यायालय आ जाएगा। और आपको पता है धर्म स्थायी न्यायालय के आगे लिख देंगे हम, यहाँ फौजदारी है तो यहाँ आ जाएगा दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। तो व्यावहारिक किसको कहते थे, दीवानी जो न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसको व्यावहारिक के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में देखिए और भी पद आते हैं परीक्षा में, और भी आते हैं, बहुत शानदार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न उठता है। उसके बाद में देखो आपके जो सबसे टॉप जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया नागरिक बता दिया, तो इसके बारे में मैंने बता दिया नागरिक का प्रमुख होता था, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको प्रतिष्ठा बताया, तो प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता था, नगर का प्रमुख, ये तो नगर का प्रमुख हो गया। और ये प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, या मैंने आपको पीछे व्याख्या करी दी, इसको कौन सा कंटक शोधन। और यहाँ जाएगा व्यावहारिक न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था, तो यहाँ कर देंगे हम दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। उसके बाद में एक और आता है यहाँ से प्रश्न, एक जैसे मान लो मैं शानदार बताऊं, समाहर्ता जो परीक्षा में पूछा जाता है, समाहर्ता बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में उठा जाता है। समाहर्ता का मतलब होता है राजस्व वसूल करने वाला, राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी, बहुत शानदार क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखने को जरूरी नहीं राजस्व है, तो समाहर्ता राजस्व आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला है, राजस्व को एकत्रित करने वाला या रिकॉर्ड रखने वाला। तो समाहर्ता का मतलब होता है राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी। तो इस तरह से और भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये नहीं है इतना, और भी आते हैं पद, जैसे आपको आ गया और भी पद आते हैं, जैसे मान लो प्रशासता आ गया, बहुत थोड़ा अच्छा शब्द है। तो यहाँ से प्रशासता, तो प्रशासता का मतलब होता है सरकारी कागजातों, सरकारी कागजों की निगरानी रखने वाला अधिकारी। सरकारी कागजों की निगरानी रखने वाला जो अधिकारी होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, प्रशासता के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से और भी इसमें आ जाएंगे, जैसे मैं मान लो आटविक, तो आपको पता है आटविक नाम से पता चल रहा है वन अधिकारी, वन जो अधिकारी होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, आटविक के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो परीक्षा में जो प्रश्न जैसे और आ गया कोषाध्यक्ष, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कोषाध्यक्ष का मतलब क्या होता था, राजस्व या कोष, राजस्व ऐसे कह सकते हैं हम, राजस्व, या इनको इस नाम से नहीं जान सकते हम, इसको शनिदाता कहेंगे। क्या कहेंगे, शनिदाता। तो शनिदाता का मतलब होता है कोषाध्यक्ष।
तो ये सारे मौर्य काल में क्या होते थे, 18 तीर्थ होते थे। तो आपको ज़्यादातर जो परीक्षा में पूछा जाता है प्रशासता, नागरिक या नायक, मंत्री, युवराज, ये जो प्रश्न परीक्षा में जाते हैं तो ज़्यादातर समाहर्ता पीछे जैसे अभी ये बोर्ड की बुक पढ़ोगे आप जैसे तो इसमें पूछा आरएएस में भी आया हुआ है, आरएएस में कि समाहर्ता क्या है, तो समाहर्ता का राजस्व वसूल करने वाला। और देखो मैंने जितने टॉपिक पढ़े हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोई समस्या हो तो कमेंट करना नहीं भूलें। और जैसे मान लो एक प्रश्न मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखूंगा इसका कौन उधर, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे शानदार, ऐसा कौन सा अभिलेख था जिसमें जन प्रबंध के प्रमाण मिलते हैं और 2 शासकों का उस अभिलेख में नाम मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे को लास्ट में आप वीडियो मतलब समाप्त होने से पहले मेरे तक उत्तर आने चाहिए, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप जितनी ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करोगे इतनी ज़्यादा हमें एनर्जी आएगी। तभी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि व्यक्ति हमेशा उनको दीपक की तरह जलना सिखाना चाहिए। तो आप जितनी ज़्यादा हमें इस वीडियो शेयर करोगे, लाइक करोगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको उस प्रश्नों का उत्तर हम अवश्य देंगे। तो इसलिए एक तो ये प्रश्न मेरे को मिलने चाहिए कि ऐसा कौन सा अभिलेख जो जिसमें जल प्रबंध के प्रमाण मिलते हैं और 2 शासकों का एक जगह नाम मिलता है। और एक क्वेश्चन और कि आपको शानदार पूछना है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल से नाम से संबोधित किया गया था। तो ये चीज़ें आप मेरे को बताओगे, कमेंट करेंगे। उसके बाद में देखिए तो आपको मैंने ये मौर्य काल में तीर्थों के बारे में बताया। उसके बाद में जैसे बता दिया प्रशासता, सरकारी कागजों निगरानी रखने वाला, प्रदेष्टा, तो प्रदेष्टा का मतलब होता है दीवानी फौजदारी न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं उनको प्रदेष्टा कहा जाता था। और व्यावहारिक का मतलब होता था जो मतलब दीवानी जो न्यायालय होते थे उनके न्यायाधीश को कहा जाता था। नगर का प्रमुख अधिकार होता था। याम समाहर्ता कहते राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी और युवराज राजा का उत्तराधिकारी। तो इनमें से यहाँ से एक प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और 8वीं तो जंगल वन अधिकारियों की निगरानी रखने वाला। और आगे जैसे कर्मातिक, तो कर्मातिक का मतलब क्या होता है, कर्मातिक का मतलब होता है उद्योग धंधों होते हैं उनको निरीक्षण करने वाला अधिकारी। तो इस तरह से केंद्रीय शासन व्यवस्था में 18 क्या बताए गए थे, तीर्थ बताए गए थे। और इन तीर्थों को अर्थशास्त्र में महामते भी कहा जाता था। उसके बाद में देखो आपके आता है कुटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्ष भी मिले थे। तो मैं एक और अच्छा इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुटिल्य कि अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का नाम भी मिलता है। 26 अध्यक्षों का नाम मिलता है। तो इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई मिलान का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। कुटिल्य की अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का भी नाम मिलता है। और इनमें से भी जो फिक्स है वो आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे लक्षणाध्यक्ष है, लवणाध्यक्ष, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है लवणाध्यक्ष, नमकाधिकारी। तो ऐसे क्वेश्चन तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिमाग पर आधारित होते हैं। तो कुटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अध्यक्षों का, 26 अध्यक्षों का क्या किया गया था उल्लेख। जैसे मैं आपको इनमें आपको बताऊंगा कि कौन सा अध्यक्ष का क्या काम था। तो एक तो प्रश्न आता है कि मैं वैदिक सभ्यता में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने चाहिए कमेंट में कि सर इसका उत्तर क्या होना है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना है। जैसे मान लो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, सबसे पहले जो होता है टकसाल। तो आपको पता है टकसाल का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो आपको पता है टकसाल का मतलब होता है मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी। तो आपको पता है टकसाल, तो टकसाल को मौर्य काल में एक अधिकारी नाम था। उस टकसाल पर निगरानी रखने वाला अधिकारी का नाम था रूपदर्शक। क्या था? रूपदर्शक। तो इसी में दो डिफरेंस है कि 26 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया था। टकसाल तो आपको पता है जहाँ पर सिक्के जारी होते थे, जहाँ पर रुपए जारी किए जाते थे। और टकसाल का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था? रूपदर्शक। कई बार इस क्वेश्चन को देखो बढ़िया पूछा जा जाता है, रूपदर्शक और रूपा जीवा दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ से प्रश्न आता भी है कि जैसे एक प्रश्न आया था पीछे 2012-16 में RAS में आया था। वो आया क्या था? देखो दो नाम दे दिए, एक तो दिया था अष्टदिग्गज, एक दिया था अष्टप्रधान। तो उसमें प्रश्न में दिया हुआ था कि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के मंत्रिमंडल में अष्टदिग्गज, तेलुगु भाषा के अष्टदिग्गज, तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे, उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था।
उसके बाद में पूछा उन्होंने आगे अष्ट प्रधान क्या थी। तो आपको इसी तरह ध्यान में रखना है कि अष्ट दिग्गज तो तेलुगु भाषा के कवि थे विजयनगर साम्राज्य में, कृष्ण देवराय के दरबार में। उनको, इन दिग्गजों को या अष्ट तेलुगु भाषा के कवियों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था। आगे लगा दिया अष्ट प्रधान क्या था। तो शिवाजी के जो मंत्री परिषद होते थे, उन मंत्री परिषद में 8 प्रधान होते थे, उन प्रधानों को अष्ट प्रधान, जैसे अमात्य, पेशवा, वकील, इस तरह से। तो उन पदों को किस नाम से जाना जाता था? अष्ट प्रधान। वही बात यहाँ पर लागू हो रही है कि मौर्य काल में टकसाल जो सिक्कों को जारी करता था या सिक्कों को निगरानी जो अधिकार रखता था, उसको किस नाम से जाना जाता था? रूप दर्शक। अब रूपा जीवा पूछ लिए तो आपको पता है वैदिक सभ्यता में रूपा जीवा वो स्त्रियां होती थी जो अपने गणिकाओं के रूप में, जैसे जो वेश्याएं होती थी, उनको रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से तो सबसे पहला जो पद आया वो टकसिल। तो टकसाल पर मुद्रा का जो पासपोर्ट होता था उस पर निगरानी रखने वाला, टकसाल सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी जो होता था, उसको किस नाम से जाना जाता था? रूप दर्शक। उसके बाद में देखो और भी पद आते हैं, जैसे प्रश्न आ गया मान लो सीताध्यक्ष। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और परीक्षा में कई बार आ गए हैं। अब नाम से पता चल रहा है, देखो 4 नाम दे देंगे वो अध्यक्ष होंगे और उनके कार्य दे देंगे, एक का कोई गलत दे देंगे, या वो आगे पीछे देखे सुमेलित का पूछ लेगा, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सीताध्यक्ष, अब मान लो आपको पता है सीता नाम से पता चल रहा है सीता कहाँ मिली? खेती कर रहे थे, जनक की पुत्री थी, खेती कर रहे थे, तब वो खेती मतलब एक नीचे जमीन के नीचे मिली। तो सीता का मतलब होता है कृषि का अध्यक्ष, सरकारी, यहाँ लिख देंगे सरकारी कृषि विभाग का अध्यक्ष या राजकीय सरकारी कृषि विभाग का अध्यक्ष। कृषि विभाग मैंने ये कहेंगे कि सीता का मतलब होता है कृषि अध्यक्ष। तो सीता या राजकीय भूमि का जो कृषि का अध्यक्ष होता था उसको सीता अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और भी यहाँ जाएंगे, जैसे मान लो सीता अध्यक्ष हो गया, जैसे और भी लेता हूँ मैं नाम, ये आ गया देखो पोतवा या पोतवा अध्यक्ष। तो नाम से पता चल रहा है पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष का मतलब होता है माप तौल। तो पोतवा अध्यक्ष का मतलब होता है माप तौल का अध्यक्ष। तो ये भी शानदार क्वेश्चन है, आपको मिलान दे देगा। तो सीता अध्यक्ष सरकारी कृषि राजकीय भूमि या सरकारी कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। पोतवा अध्यक्ष माप तौल का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था? पोतवा अध्यक्ष। फिर एक और आता है पणाध्यक्ष। नाम से पता चल रहा है पण मीन्स मुद्रा। तो पणाध्यक्ष का मतलब होता है व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष। व्यापार वाणिज्य का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और भी इसमें लेंगे, जैसे मान लो सुराध्यक्ष। सुरा नाम से पता चल रहा है तो सुरा शराब को कहते हैं। तो सुराध्यक्ष का जो पद होता था आबकारी विभाग, आबकारी विभाग का अध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो एकदम नाम से पता चल रहा है, सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग। जैसे और आ गया विविताध्यक्ष, विविता अध्यक्ष। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। प्रश्न जहाँ से आता है यहाँ से आते हैं सीताध्यक्ष सरकारी विभाग का अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष, पणाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का, विविताध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष, चारागाह का अध्यक्ष हो गया। और भी हो जाएंगे, जैसे विविता अध्यक्ष हुआ। और भी जैसे पढ़ते हैं हम सुनाध्यक्ष, सुनाध्यक्ष। तो इसका मतलब हो गया बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष, बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष, बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष। ठीक है। तो सीताध्यक्ष सरकारी कृषि विभाग, पोतवा अध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष, पणाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य अध्यक्ष, सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष चारागाह अध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बुच्चड़ खाने का अध्यक्ष। अब जैसे ये आ गया लवणा अध्यक्ष, नाम से पता चल रहा है उस, तो नमक का अधिकारी, नमक का अधिकारी। और भी जैसे आपको आ गया कुपाध्यक्ष, कुप्पा अध्यक्ष। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कुपाध्यक्ष। जंगल की वस्तुओं का
अधिकारी। जंगल की वस्तुओं का क्या होता है? अधिकारी। तो इस तरह से आपको जो परीक्षा में कुछ तो सिंपल है और कुछ ऐसे हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया था। इन जैसे धातु अध्यक्ष हो गया, तो आपको पता है धातु लोहा अध्यक्ष, जो लोहा का या खान विभाग का जो अध्यक्ष धातु अध्यक्ष, तो हम कहेंगे खान विभाग का अध्यक्ष। तो इस तरह से मेन जहाँ परीक्षा में परीक्षण पूछा जाता है, जैसे सीताध्यक्ष आ गया, पोतवाध्यक्ष आ गया, पणाध्यक्ष आ गया। तो सीताध्यक्ष सरकारी कृषि विभाग का अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष, पणाध्यक्ष व्यापार वाणिज्य अध्यक्ष, सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष, विविधाध्यक्ष चारा का अध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बुचड़े खाने का अध्यक्ष, लवणाध्यक्ष नमक का अधिकारी, कुप्पाध्यक्ष जंगल की वस्तुओं का अधिकारी, या और भी हम ले सकते हैं नमक पासपोर्ट। तो आपको पता है जो मुद्रा अध्यक्ष होता था, जो पासपोर्ट जारी करता था, इन सारे। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन अधिकारियों को क्या मिला गया, कहा गया था? अध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख किया गया था और इन 26 अध्यक्षों का ये उनका क्या था? काम था। तो ये तो आपके इन 26 अध्यक्षों के बारे में। उसके बाद में देखो प्रश्न क्या उठता है कि मौर्य काल में, मैंने आपको बता दिया कि मौर्य काल का प्रशासन बहुत साहित्य सर्जन काल था। उसके बाद में प्रश्न यह बनता है मौर्य काल का प्रांतीय प्रशासन। तो मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन, यहां से पिछली बार देखो एक प्रश्न आया था और यहां से परीक्षा में पक्का प्रश्न आता है कि भाई आपको पूछेगा कि मौर्य प्रशासन में कौन सा प्रांत नहीं था, या प्रांतों की राजधानी ध्यान में रखनी है। तो यदि आपको ध्यान में होगा तो करोगे, नहीं तो क्वेश्चन अब जैसे पीछे आया था भाई, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था, आता ही रहता है एग्जामों में कि मौर्य काल में कौन सा प्रांत नहीं था या कौन सी प्रांत की राजधानी, वो पेपर प्रश्न पर निर्भर करता है। तो मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन के बारे में तो सबसे पहले ध्यान में ये रहा कि जैसे मान लो मौर्य काल में प्रांत जो होते थे ना, प्रांत, इन प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? चक्र कहा जाता था। तो ध्यान देना, मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासनों को चक्र, यदि या तो चक्र आएगा, यदि चक्र नहीं आ रहा है तो आहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहार। यही आगे चलकर गुप्त काल में आहार जिले को कहा गया था। तो हम कहेंगे मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन को क्या कहा जाता था? प्रांतीय प्रशासन को चक्र कहा जाता था या आहार कहा जाता था। और चक्र और आहार के जो पद होते थे, या हम उसको आर्यपुत्र कहेंगे या महामात्य कह सकते हैं, महामात्य के नाम से जाना जाता था या प्रांतपति के नाम से जाना जाता था। अब आपसे वो प्रश्न जो आता है कि मौर्य काल में, तो सबसे पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन काल था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको पता है 4 प्रांत थे। कितने थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे। जब भारत में अशोक शासक बना बिंदुसार के बाद में, तो अशोक के समय में 5वां प्रांत जुड़ गया था, कलिंग, जिसकी राजधानी तौसाली थी। तो हम बात करें तो मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन, तो हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे, 4 प्रांतों की ये राजधानियां थी। और अशोक के आते ही ये 5 प्रांत हो गए थे। उन 5 प्रांतों का नाम बता दूंगा, राजधानी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मौर्य काल में प्रांतीय शासन व्यवस्था थी। प्रांतों को चक्र या आहार कहा जाता था और इन चक्र आर्यों को आर्यपुत्र कहा जाता था या कुमार कहा जाता था। और इसमें आगे मैं आपको लिखाऊंगा, जैसे मान लो प्रांत लिखें, यहाँ तो हो जाएगा प्रांत और यहाँ हो जाएगी इसकी क्या? राजधानी। क्या हो जाएगी? राजधानी। तो यहाँ से ध्यान में रखना, सबसे पहले यदि मैं बात करूँ प्रांत की, तो सबसे पहले प्रांत था उत्तरापथ। अब ध्यान में रखना है, उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला। उसके बाद में यदि दूसरा प्रांत की बात करूं मैं, दक्षिणापंथ, तो आपको पता है दक्षिणापंथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। कौन सी थी? स्वर्णगिरी। यदि मैं बात करूं तीसरे, अवंती, अवंती भी एक था प्रांत, तो अवंती की राजधानी आपको पता है उज्जैनी या उज्जैन कह दो भलाई। और चौथे की यदि मैं बात करूं तो आपको पता है प्राच्य, प्राच्य आ जाएगा और प्राच्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। और यदि मैं 5वें प्रांत की बात करूं तो 5वां प्रांत अशोक ने जोड़ दिया था कलिंग, और कलिंग की राजधानी तौसाली या तौसाली। तो आप ध्यान से समझना, तो मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासनों को, प्रांतों को चक्र कहा जाता था, चक्रीय आहार, इनके पद को, इनके राजा को आर्यपुत्र कहा जाता था या प्रांतपति कहा जाता था। तो प्रांत कितने थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रांत थे। अशोक आते ही 5वां प्रांत जुड़ गया था। तो पहला प्रांत उत्तरापथ, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, और दक्षिणापंथ जिसे स्वर्णगिरी कहा जाता था कर्नाटक में, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और प्राच्य
पाटलिपुत्र या मध्य देश का कलिंग तोसाली। अब इनमें से या तो इनमें से पूछ लेगा कौन सा प्रांत नहीं था, या प्रांतों की राजधानी देकर पूछ लें, तो यहाँ से एक प्रश्न आता है। अब उसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन, तो आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इन प्रांतों में या तो गवर्नर होते थे या आर्यपुत्र या कुमारों को नियुक्त किया जाता था। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मैं थोड़ा यदि मैं इसको उदाहरण के रूप में दूं कि उनको जो गवर्नर होता था, जो उपराजा होता था, आपको पता है जब बिंदुसार के समय में तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था तो आपको पता है अशोक उज्जैन का क्या था, गवर्नर था। तो अभी इसी के बात मैं करूं उदाहरण के रूप में, तो सबसे पहले बढ़िया क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो गवर्नर था उनका, वो कौन था? आपको पता है उनका गवर्नर पुष्य, सौराष्ट्र का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त था। कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। कहाँ का था? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र का था, पुष्यगुप्त वैश्य था। तो हम कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में गवर्नर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था वो सौराष्ट्र में था, पुष्यगुप्त वैश्य था। और अशोक की बात करूं मैं, तो अशोक के समय में आपको पता है, अशोक के समय में सुदर्शन झील का फिर उसका निर्माण हुआ। तो अशोक के समय में, उस समय में गवर्नर जो था वो था तुषाप। तो उस समय में गवर्नर पद होते थे। और आगे जैसे सुविशाख रही जो सुदर्शन झील का बार बार टूटी थी, तो उस समय में उनको गवर्नरों के कारण, तो इन प्रांतों में गवर्नर होते थे या उपराजा के पद के रूप में नियुक्त किया जाता था। और अशोक स्वयं भी जब बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो अशोक उस समय में उज्जैन का क्या था? गवर्नर या उपराजा था। तो ये सारे मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन में क्या थे? राजधानियाँ। और कल बाकी आगे बढ़ेंगे, उसका न्याय व्यवस्था, उसके समाज, उनके नगर शासन व्यवस्था, उनका अर्थव्यवस्था। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप जब तक कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं करोगे, कोई समस्या हो तो वीडियो में आप कमेंट करें। आपका कोई प्रश्न से संबंधित कोई समस्या हो, उन प्रश्नों का आपको बेधड़क आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दें। धन्यवाद।